मुझे दी हैं। समाज का आईना है आप लोग और अपना समय निकाल के आते हैं और जो भी हम अच्छा काम करते हैं, जो आप बाहर समाज को बताते हैं और समय समय में आप हमें बताते रहते हैं कि क्या गलतियाँ हमारे से होती हैं, तो हम आपसे प्रत्यक्ष मिलके उस चीज़ों पे काम करते हैं। हमारे बीच हमारे नए फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द कहें हमारे साथियों का। हमें सभी प्रेस मित्रों का भारत साहित्य में स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबका आभार है यहाँ पर आने के लिए। जैसे कि राजेश जी ने बताया, रिसेंटली ज्वाइंड एज फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर मनीष अग्रवाल, और आज हम इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं हमारा जो नया इक्विपमेंट एडिशन किया है हमने, उसके विषय पे बातचीत करने के लिए, उसके फायदे और जो भी इस इलाके में जो फायदा होने वाला है यहाँ की जनता के लिए, उसके विस्तृत चर्चा करने के लिए। और अभी फेफड़ों से संबंधित मेजर जांचें और जो एंडोस्कोपिक होती हैं उसके लिए जयपुर या अहमदाबाद नहीं जाना पड़े। तो मेरे साथ यहाँ मेरे साथी डॉक्टर श्वेताब हैं जो कि डीएम है पल्मोनोलॉजी के अंदर, जो कि गिनती पे मुश्किल से 10, आपके नॉर्थन एरिया में भी बहुत कम लोग हैं जो कि डीएम करे हुए हैं यूएन में। और ये हमारा सौभाग्य है उदयपुर का कि डॉक्टर श्वेताब जैसे होनहार डॉक्टर हमारे पास पल्मोनोलॉजी में है, जो कि यहाँ पे माइनिंग का एरिया है, सिलिकोसिस, सीमेंट फैक्ट्रीज, तो लंग से संबंधित बहुत रोग हैं और नीचे तबके में ज्यादा होते हैं क्योंकि वो लोग माइनिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इस इक्विपमेंट से हम क्या फायदे के काम कर पाएंगे, क्या जांचें, क्या ट्रीटमेंट, उसके विषय में डॉक्टर श्वेताब आपको ज्यादा विस्तृत जानकारी देंगे। मैं फिर से एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़ के नमस्कार। हमेशा कोशिश करता है कि क्या नया और क्या हम उसमें तरक्की कर पाए जिससे पेशेंट को कभी नुकसान ना हो, उसका फायदा ही हो। हर तरह से हम कोशिश करते हैं, जिस तरह से भी हमको पॉसिबल होगा हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ से खुश होकर जाए, उसकी तकलीफें कम हो और हिसाब से उनका इलाज हो। आप देखेंगे उदयपुर में पल्मोनोलॉजिस्ट देखा जाए तो सिर्फ एक थे पहले, आज उदयपुर में सिर्फ 2 पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, एक दूसरे अस्पताल में और एक हमारे पास डॉक्टर श्वेताब है। तो डॉक्टर श्वेताब के आने के बाद 3-4 काफी अच्छे केसेस किए हैं जिसके बारे में भी वो चर्चा आपसे करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर श्वेताब प्लीज कम। डॉक्टर श्वेताब, मैंने यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट लगभग 5-6 महीने पहले ज्वाइन किया था। मैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं था, हम डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, आप कीमती समय निकाल के शायद प्रॉब्लम था, सॉरी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एंड आई थैंक यू कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। और आज हम बेसिकली जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अरेंज की, मेनली हमने की हमारी जो नया एडिशन है, जैसा आप जानते हैं पास हॉस्पिटल के अंदर रिसेंटली हम काफ़ी नए लेटेस्ट एडवांसेस और नई मशीन्स ऐड कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। आज हम जिस मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड ब्रोंकोस्कोपी। वैसे ब्रोंकोस्कोपी कोई नई चीज मशीन नहीं है, ब्रोंकोस्कोपी 50-60 साल से की जा रही है। एक नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी के अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल ब्रोंकोस्कोप एक दूरबीन की जांच है, तो नाक या मुंह के रास्ते से हम दूरबीन सांस की नली में डालते हैं और सांस की नली में यदि कोई गांठ है या कोई इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है उसका आराम से पता लगाया जा सकता था। ये काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन रिसेंटली 4-5 साल के अंदर काफ़ी लेटेस्ट एडवांसेस हुए हैं इस फील्ड के अंदर, जिसमें जो हमारा इलाज करने का तरीका है, मेनली डायग्नोसिस और स्टेजिंग जो भी होती है लंग कैंसर के अंदर, इन्फेक्शंस के अंदर, और ILD जो एक फेफड़ा सिकुड़ने की बीमारी है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके स्टेजिंग और उसके डायग्नोसिस के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है। तो मेनली इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप बात जैसे हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आप देखते हैं काफ़ी एक बड़ी मशीन होती है, उसका अल्ट्रासाउंड जो पेट का होता है वो होता है। इस मशीन की विशेषता ये है कि जो इसकी दूरबीन है, उसकी जो टिप है, उसके ऊपर एक हाईली एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा हुआ होता है। तो नॉर्मली जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो जब हम सांस की नली के अंदर जाते हैं तो जो सांस की नली के अंदर जो बीमारियां हम उसी का पता लगा सकते थे, क्योंकि अब इसकी टिप के ऊपर एक हाईली एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड का स्कोप है। तो जब हम दूरबीन के माध्यम से अंदर जाते हैं तो अगर कोई गांठ है जो उसके पास में जो सांस की नली के साथ जुड़े हुए काफ़ी लिम्फ नोड्स होते हैं जो नॉर्मली बहुत ही छोटी साइज के अंदर होते हैं, लेकिन जो लंग कैंसर है या फिर इन्फेक्शंस हैं जो टीबी हो गए, फंगल इन्फेक्शंस हो गए या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, उन केसेस के अंदर वो उनकी गांठ की जो साइज़ है बढ़ जाती है। तो उनको आप पहले अगर
पहले हमें उनका पहले उनकी सैम्पलिंग करनी होती थी, तो एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ती थी जिसको मीडिया स्टेथोस्कोपी कहते थे। तो उसके लिए पेशेंट को बेहोश करके एडमिट करना पड़ता था, उसका रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था, एक चीरा लगाना पड़ता था, लंबा प्रोसीजर था जो ज़्यादा महंगा भी था, उसकी रिकवरी टाइम भी ज़्यादा था और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब इस के माध्यम से हम आराम से पेशेंट को सुबह खाली पेट बुलाते हैं, भर्ती करते हैं, उसी दिन ब्रोंकोस्कोपी में के द्वारा हम उस गांठ की का सैंपलिंग कर सकते हैं रियल टाइम, क्योंकि हमें दिख जाता है। नॉर्मली जब हम ब्रोंकोस्कोपी से करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड का स्कोप है आगे, तो गांठ की हमें सटीक जानकारी मिल जाती है कि गांठ कहाँ पर है। रियल टाइम पे हम उसका सैंपलिंग करते हैं और हमारे पास क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ डेवलप डिपार्टमेंट है, जो पैथोलॉजिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो जब हम सैंपलिंग करते हैं तो ऑन टेबल ही हमें पता चल जाता है कि सैंपल एडिक्वेट है या नहीं, और दूसरा कि बीमारी क्या है, वो इन्फेक्शन है या मैलिग्नेंसी है, जैसा कि हमारे अभी एक केस के अंदर हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेनली आज हम 2 केस डिस्कस करना चाहते हैं। पहले तो हम बता दें जैसे एबस क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया, नई एडवांस ब्रोंकोस्कोपी टेक्निक है। सबसे पहले एबस अब हम कब यूज़ करते हैं, तो मेनली इंडिकेशंस इसके जैसा मैंने बताया लंग कैंसर है, लंग कैंसर के डायग्नोसिस और स्टेजिंग। डायग्नोसिस के अंदर अगर जैसे एक केस हमारा जो हमने दूसरा केस किया है, उसमें एक महिला आई थी हमारे पास में, उनके जो उनको खांसी की शिकायत थी, खांसी में खून आ रहा था और सांस की दिक्कत थी, और उनको वजन वेट लॉस हो रहा था उनका, 40 साल की महिला थी। जब हमने उनका सीटी स्कैन किया तो हमें दिखाई दिया उसके अंदर काफ़ी मल्टीपल गांठें दिखाई दी थी जो चेस्ट के अंदर थी। तो पहले हमने उनकी नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी की, जब नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी की उसके अंदर हमें कहीं पे भी कोई गांठ दिखाई नहीं दी थी। उसके बाद में हमने हमारे रेडियोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कशन किया, तो हमें पता लगा कि कुछ लिम्फ नोड्स हैं जो बड़े हुए हैं, जिस तरह से हम बायोप्सी ले सकते हैं। तो उसके लिए ईबस गाइडेड बायोप्सी का हमने प्लान किया था, तो उसका हमने अभी लास्ट 3 दिन पहले ही वो प्रोसीजर किया है। प्रोसीजर करने के बाद में हम लेफ्ट वेंट्रिकल जो लिम्फ नोड होता है वो बड़ा होता है, उसकी साइज नॉर्मली 1 सेंटीमीटर से कम होती है, उसकी साइज 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास थी। तो ईबस की गाइडेंस में हमने वो प्रोसीजर की बायोप्सी ली है और उसमें ऑन टेबल ही हम कैंसर की पुष्टि करने में सफल हो गए। तो डायग्नोसिस ऑन टेबल ही में बन गया था उस पेशेंट को, जो एडिक्वेसी थी, बायोप्सी की रिपोर्ट जो बड़ा सैंपल हमने लिया उसकी रिपोर्ट अवेलेबल है। उसी तरीके से पहला ये लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो गया। दूसरी तरह लंग कैंसर की स्टेजिंग, मेनली इसी तरह एक दूसरा पेशेंट था हमारे पास, जो हमने पहला केस 2 जनवरी को किया था। उसमें एक HIV पॉजिटिव महिला थी जो काफ़ी समय से 54 ईयर्स एज थी उनकी, उनको सर्वाइकल कैंसर था, बच्चेदानी का एक कैंसर था उनको। तो उसके लिए वो उनका इलाज चल रहा था। वो एक किसी दूसरे अस्पताल में पहले इलाज करवाई थी, 3 साइकिल कीमोथेरेपी उनको दे दी गई। कीमोथेरेपी देने के बाद जो रूटीनली हम देखते हैं चेक करने के लिए कि कीमोथेरेपी का कितना असर आया है, उसके लिए एक पेट सीटी स्कैन होता है, वो जांच की जाती है। जब हमने रिपीट पेट सीटी स्कैन किया था वहाँ पे, तो उसमें पाया गया कि जो कैंसर की गांठ है वो तो छोटी हो रही है, लेकिन जब होल बॉडी पेट सीटी किया तो लंग्स के पास में एक लेफ्ट वेंट्रिकल लिम्फ नोड है वो पॉजिटिव आ रहा था। तो इसमें ईबस का फायदा ये होता है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो मैलिग्नेंसी है, इसका मतलब है वो फैला हुआ कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर है, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही बुरा होता है और उसमें 6 से 8 महीने से ज़्यादा मरीज जनरली जीवित नहीं रह पाता। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उस केस के अंदर वो बहुत ही, इसका मतलब है कीमोथेरेपी कारगर थी और उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा था। तो इसलिए उस सैंपलिंग के लिए उसे हमारे पास भेजा गया कि अगर हम उसको ईबस के माध्यम से सैंपल करवाते हैं और पता लगा पाते हैं वहाँ कैंसर है या कोई और चीज़, तो वो पेशेंट हमने उसकी सैंपलिंग ईबस के माध्यम से सैंपलिंग की गई। जब हमने पैराटिकल लिम्फ नोड उसका सैंपल किया था, ऑन टेबल ही हम उनका डायग्नोसिस बना पाए थे कि सैंपल एडिक्वेट है। जब हमने उसको वापस हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा तो हमें पता चला उसके अंदर पीसीपी निमोनिया, जो कि एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं पाया जाता, जो लेकिन क्योंकि वो महिला HIV पॉजिटिव थी, तो ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो HIV पॉजिटिव महिला में HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो हम कंफर्म कर पाए थे कि वो HIV पॉजिटिव वो पीसीपी निमोनिया की वजह से लिम्फ नोड बड़ा हुआ था और उसमें कैंसर नहीं है। तो इस तरह से आप पता लग पाया कि वो स्टेज 4 से सीधा स्टेज 1 हो गया और इस तरह से उसका प्रोग्नोसिस भी बेटर हो गया। अब पेशेंट वापस रेडियोथेरेपी के लिए चला गया है और काफ़ी उसका इम्प्रूवमेंट, उसका जो उपचार है वो आराम से हो पा रहा है और अभी पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस तरह से इसका फायदा ये है। दूसरा फायदा इसमें होता है इन्फेक्शन के अंदर। एक तो आपने बताया लंग कैंसर की डायग्नोसिस और स्टेजिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। दूसरी इसकी जो यूटिलिटी है वो है इन्फेक्शन के अंदर। काफ़ी बार टीबी के जो मरीज होते हैं उनके अंदर मीडिएशनल लिम्फ नोड होते हैं, जिनकी सैंपलिंग कई बार हम देखते हैं उनके बलगम की जांच कराते लेकिन टीबी नहीं आता। फिर भी जनरली क्या किया जाता था, अंदाजे के तौर पर उनको कई बार पेशेंट्स को टीबी की दवाई शुरू कर दी जाती थी। 4-5 महीने होने के बाद पता चलता था कि टीबी की बीमारी नहीं है और
उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और ऐसे मरीजों का जल्दी डायग्नोसिस नहीं बन पाता था। और जनरली ऐसे पेशेंट जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है, उनमें लिम्फ नोड्स मिलते हैं। तो अगर हम उन लिम्फ नोड्स की सैंपलिंग करते हैं तो हम पक्का पता लगा सकते हैं कि वो टीबी है या नहीं। दूसरी बात, अगर वो टीबी है, वो नॉर्मल टीबी है या बिगड़ी हुई टीबी है, क्योंकि अगर टीबी है और अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसको कहा जाता है अगर वो है, उसका पता भी बायोप्सी के माध्यम से अगर हम जीन एक्सपर्ट की जांच करते हैं तो भी पता लगाया जा सकता है। तीसरा, आज एक बहुत ही बीमारी अनकॉमन नहीं है, अनडायग्नोस्ड, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, ILD कहते हैं उसको। जनरली मरीज उसके लिए पंप इनहेलर लेता है तो उसको फायदा नहीं होता। फेफड़ा सिकुड़ने की बीमारी है जिसका पता जनरली CT के स्कैन के बिना पता नहीं चलता। आजकल CT स्कैन बहुत ही कॉमन हो गया है तो पता चल रहा है कि वो ILD है या नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर भी कई बार सार्कोइडोसिस नाम की बीमारी होती है जिसके अंदर भी मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। उसके अंदर भी अगर हम मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स की सैंपलिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि टीबी के अंदर भी वो घाटे पाई जाती है और ये जो ILD वाली बीमारी होती है उसमें भी वही घाटे पाई जाती है, लेकिन दोनों का इलाज एकदम डिफरेंट है। अगर आप ILD के पेशेंट को टीबी की दवाई देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर टीबी के पेशेंट हैं आप उनको ILD का ट्रीटमेंट जो कि स्टेरॉइड्स होता है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, अगर आपने उनको वो ट्रीटमेंट दे दिया, स्टेरॉइड्स दे दिए, तो टीबी है वो फैल जाता है और ये चीज़ जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ILD के अंदर भी इसका। उसके अलावा भी किसी भी वजह से कोई गांठ है जो अगर आपको लंग्स के अंदर है, जो सांस लेने से बाहर की तरफ है, उसका भी डायग्नोसिस इस मशीन के द्वारा किया जा सकता है। और मुझे हमारे डायरेक्टर सर हैं जो पास का मैनेजमेंट उनका रियली हेल्पफुल, बिकॉज ये मशीन बहुत जगह अवेलेबल नहीं है और जहाँ अवेलेबल है भी वहाँ पर भी इसको किया नहीं जा रहा क्योंकि जो करने वाले लोग हैं ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये मशीन अभी प्रेजेंटली राजस्थान में सिर्फ एम्स जोधपुर के अंदर ये हो रहा है और जयपुर के अंदर कुछ 2-3 अस्पताल है जहाँ पे ये जांच की जा रही है। जी उदयपुर के अंदर जी जो अभी प्रेजेंटली वर्किंग है, पहले 1-2 बार पहले बड़ी अस्पताल में शायद किया गया था लेकिन अभी वो वर्किंग नहीं है। वर्किंग मशीन ये एक ही है और कहीं नहीं है वहाँ पे भी, लेकिन ये अभी प्रोसीजर नहीं किया जा रहा है। जी सर, जो न्यूक्लियोसिस सेक्टर की सिलिकोसिस एब्जर्प्शंस उसमें ये कितनी रहती है? सर मेनली सिलिकोसिस एक रिस्क फैक्टर है। सिलिकोसिस के अंदर भी लिम्फ एडेनोपैथी होती है और सिलिकोसिस एक रिस्क फैक्टर है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। मेनली क्या होता है सिलिकोसिस, एक्चुअली तो हम जब एक्सरे और CT स्कैन करते हैं उसमें सिलिकोसिस दिख जाता है। तो सिलिकोसिस को और टीबी को वैसे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है जैसा कि आप पता है, लेकिन जो अगर सिलिकोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें अगर मीडियास्टिनल लिम्फ एडेनोपैथी है, जैसा कि मैंने बताया, लिम्फ नोड्स अगर किसी भी वजह से है तो उसका अगर डायग्नोसिस करना है तो ईपस के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगर उसमें लिम्फ नोड्स हैं और हम बायोप्सी करते हैं, अगर उसमें टीबी पॉजिटिव आ जाता है तो आप उसको टीबी का कोर्स देंगे। नहीं तो आपने जनरली देखा होगा न्यूमोकोसिस वाले पेशेंट होते हैं सिलिकोसिस वाले, क्योंकि उनको अपने सिलिकोसिस की वजह से भी वही सिम्टम्स आते हैं जो टीबी की वजह से है। खांसी है, सांस की तकलीफ है, वजन कम होना, ये सिलिकोसिस में भी पाया जाता है और टीबी में भी पाया जाता है। लेकिन अगर हमने उसका CT स्कैन किया, उसमें हमें मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं, तो अगर हम उसकी बायोप्सी करते हैं उसमें अगर टीबी आ जाता है तो हम श्योर है कि उसको दवाई दी जा रही है बेवजह नहीं दी जा रही, क्योंकि टीबी की दवाई के खुद के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो लीवर पे भी असर करती है, किडनी पे भी असर करती हैं। आप अगर किसी मरीज को देंगे तो उसको उल्टी होना, लीवर पर असर, बहुत ज़्यादा अंदाजे से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो अपने दिया जाएगा। उसके अगर आप ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर करते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिलिकोसिस के साथ में टीबी की बीमारी है या नहीं। जी सर, आइलोप्लेट्स और जो होती है डायग्नोसिस स्पुटम का, तो उससे ये बिल्कुल अलग है। सर स्पुटम का डायग्नोसिस तो बलगम के लिए और जीन एक्सपर्ट की जो आप बात करें CB0 जो होता है वो करते हैं टीबी के लिए। वो अगर बलगम में टीबी है तो ही बता पाएगा, लेकिन जो गांठ है, अगर मीडियास्टिनल जो छोटे-छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं, इवन जो टीबी में भी, जो मैं आपको बात कर रहा था, कई बार हम जब CT स्कैन करवाते हैं तो CT स्कैन में टीबी की लक्षण दिखते हैं लेकिन बलगम की जांच में टीबी नहीं आता। तो अंदाजे से क्लिनिकली, जिसको हम कहते हैं क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, उसके बेसिस पे टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। लेकिन CT स्कैन में जब हम कराते हैं तो उसमें कुछ लिम्फ नोड्स भी दिखाई देते हैं। पहले उसकी सैंपलिंग नहीं की जा सकती थी। अब जो स्पुटम नेगेटिव कम्युनिटी पे आप अगर सिलिकोसिस छोड़ भी देते हैं तो भी उसके अंदर हम ये जांच कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि टीबी है या नहीं। कारण ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में न्यूक्लियोसिस बोर्ड बनाना पड़ता है। बिल्कुल सर, और उससे वो डायग्नोसिस जी जो RT मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल होता सर। है, ये डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है ना उसको सिलिकोसिस। सिलिकोसिस को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती। सिलिकोसिस पे डायग्नोसिस के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। सिलिकोसिस के साथ में टीबी है या नहीं, उसके उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी, क्योंकि उनके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। जब लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे आपके, जस्ट रीजन भी क्योंकि वो धूल मिट्टी में दिन भर रहते हैं,
उनके अंदर वो सब्सटेंस लंग्स के अंदर जाता है। ये मशीन एक जरिया है, माध्यम है। आप लंग्स की तो सर्जरी कर नहीं सकते खोल के, तो इसके लिए ये माध्यम है, जैसे ये पाइप प्रोब है, इसको अंदर डालेंगे आपके, या तो सांस की नली से, सांस की नली के थ्रू डालते हैं। उस पाइप के थ्रू एक कैमरा होगा जो तो आपको अंदर दिखाएगा। दूसरी चीज अल्ट्रासाउंड जैसे हम कराते हैं ना, जिससे पता लग जाता है लीवर बड़ा हुआ है या यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है या एक्स वाई जेड, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के रिलेटेड सोनोग्राफी करते हैं। तो इसके अंदर इनबिल्ट सोनोग्राफी भी, उसी के अंदर कैमरा भी है, सोनोग्राफी। तो जब भी उसके साथ हम अंदर जाएंगे लंग्स के अंदर, तो आप सोनोग्राफी की डिटेल्स भी ले सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप वीडियोग्राफी भी देख पाते हैं रियल टाइम। अब तीसरी चीज हुई कि मान लो कि छोटी छोटी लिम्फ नोड बोलते हैं, गांठें होती हैं जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होती है, और जब कोई शरीर में रोग होता है तो उस दौरान वो बड़े हो जाते हैं। तो जब ये बड़े हो जाते हैं और दिखते हैं, तो हम उनकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी का अर्थ है उसका हिस्सा लेते हैं। अब जब हम उसका हिस्सा लेंगे, तो क्योंकि वो खून छानने के काम, लिम्फ छानने के काम आता है, तो जितने भी कीटाणु होते हैं वो सबसे पहले लिम्फ नोड पे पहुंचते हैं। तो हम उसका वो सेक्शन लेकर के इसी के थ्रू, इसी माध्यम से हम उस लिम्फ नोड का एक हिस्सा ला सकते हैं बाहर फेफड़े में से, और उसका सटीक जानकारी ले सकते हैं कि इसमें क्या रोग प्रमाण है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर की मरीज थी, पेट स्कैन मतलब बड़ी जांच है, पेट स्कैन पूरे शरीर की होती है, सीटी स्कैन जैसे डाई डाल के करते हैं। तो अगर उसमें वो फॉर्म बता रहा था उसको कि मतलब उनके हिसाब से वो कैंसर का रोग था, तो वहां पे वो रिपोर्ट हो जाती कि 4th स्टेज का कैंसर है और ये ज्यादा जीवित नहीं रहे। लेकिन इसके माध्यम से जब सटीक जानकारी पता करी कि वो एक निमोनिया है, जो कि एक उनके जो अंडरलाइन बीमारी थी, उसका एक साइड इफेक्ट था, तो उसका बिल्कुल ही ट्रीटमेंट बदल गया। वो स्टेज 1 का हो गया, पेशेंट को पता है कि मैं लंबा जी पाऊंगा, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था वो काम कर रहा था। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि सटीक जानकारी देने का एक जरिया है आपके लंग डिजीज से जरिए, जिसकी वजह से एक तो मरीज का ट्रीटमेंट सही है नहीं है दे पाएंगे, वो बिल्कुल आपका पता लग जाएगा। दूसरी चीज, मरीज को भटकना नहीं पड़ेगा, दिशा में नहीं रहना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर आपको कोई बता दे कि आप दिल्ली जाकर के या जयपुर जाकर के ये जांच कराएंगे, तो आप कहेंगे पहले 3-4 महीने इलाज दे देते हैं, अगर कोई फायदा नहीं बना तो आगे जाएंगे। तो वो 3 महीने का पीरियड खराब हो जाता है। टाइम वर्सेस मनी वर्सेस उसका शरीर, प्लस लास्ट में उसको लॉजिस्टिकली बेचारे को परेशान होना पड़ेगा। अब इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में करोगे तो 3 महीने का उसका कष्ट, उसका जो भी पैसा लगेगा, ब्ला ब्ला, अगर वो रियल टाइम में इस मशीन की वजह से आपको पता लगता है, आपका शारीरिक, पारिवारिक, आपका मानसिक, इतना सब कुछ आपका हैरेसमेंट बच जाता है। इसका ये फायदा है क्योंकि लंग के साथ बहुत कम ही छेड़छाड़ की जा सकती है आज के लिए। इंटरवेंशन तो है ही नहीं, सर्जरी, लंग ट्रांसप्लांट है, वो भी बहुत लार्ज एंड स्टेज की चीज है जो पॉसिबल है बहुत कम जगह। उस दिशा में ये मशीन का बहुत उपयोग है। और ये क्षेत्र क्योंकि पूरा अपने माइनिंग में आता है, आपके काम कैसे करती है। इसका मॉनिटर है, मैं आपको बेसिक पार्ट्स बता देता हूँ इसके। ये स्कोप है, इसका मॉनिटर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके टिप के ऊपर ये ट्रांसड्यूसर है। ये बहुत ही एडवांस ट्रांसड्यूसर है। ये रियल टाइम में हमें बताता है ये जो सांस की नली के चारों तरफ एक पार्ट है, उसको इसके माध्यम से और उसके वीडियो के माध्यम से पूरा एक्जैक्टली क्लियर बताऊंगा कि काम कैसे करता है। ये इसका नोब है, इसका जो फील्ड ऑफ विजन है 35 से 180 डिग्री होता है। अगर हम घुमाते हैं तो पूरे सांस के जो हमारे ट्रेकिया है उसके चारों तरफ जो भी नोड्स हैं उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये मुंह के नाक के रास्ते से जाता है 35 से 180 डिग्री का। जी दिखाई दो सर, यहाँ पे दिखा। ये इसका मॉनिटर है सर, ये इसका Procedure overview. तो जो हम प्रोसीजर में जिसकी बात कर रहे हैं, ये जैसे मुंह के नाक के रास्ते से ये जो दूर गए हैं सांस की नली ट्रेकिया में जा रही है, ये छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं जो चारों तरफ होते हैं। अब ये जो प्रोसीजर एक प्रोब है, जब जैसे रियल टाइम में अंदर से हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जब अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई है, जब आप देख पाएंगे ये नॉर्मल व्यू है। अल्ट्रासाउंड का व्यू है जो हमें दिखता है, तो ये नॉर्मल व्यू है। तो ये यहाँ पर लिम्फ नोड है, जो चीज नॉर्मली हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो नॉर्मल पर उसको डाल रहे हैं,
क्योंकि हमें यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगा रखा है आगे, तो उसकी वजह से हमें ये लिम्फ नोड दिखाई दे रहा है। जनरली इसको करने के लिए हमें नहीं तो एक सर्जरी करनी पड़ती थी, जिसमें हम छाती के अंदर एक चीरा लगाते थे। चीरा लगा के फिर उसमें कैमरा डाल के एक बड़ा टिपिकल और कठिन प्रोसीजर होता था, जिसका रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर हमने लगाया, अब आप देख सकते हैं लिम्फ नोड है, रियल टाइम में हम इसको देख पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये देखा हमने, रुक गए, हमने यहाँ लगाया, हमें दिख रहा है यहाँ पे ये लिम्फ नोड है। स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू। ये इसके पार्ट्स दिखा रहे हैं, सीधा लिम्फ लगता होता है। एक इसमें पोर्ट होता है जहाँ पे हम नीडल डालते हैं। ये बस नीडल का पोर्ट है जो उसके अंदर भी है। इसके अंदर ये नीडल जाती है, ये नीडल से वो बायोप्सी करती है जो आप देख रहे थे। नीडल को डालने के बाद इसको लॉक किया जाता है थोड़ा सा। अभी नीचे जाने के बाद शीट दिख जाएगी। अब आप देखिएगा, ये यहाँ पे आया। अब हमने लोकेट कर लिया कि वो लिम्फ नोड कहाँ है, ये कार्ड कहाँ पर है, किस जगह पे है। इसका रिमूव किया हमने लॉक करके। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से नीडल बाहर निकलेगी और अब ये नीडल बाहर निकल के यहाँ से इसकी सैंपलिंग की जा रही है। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं था नॉर्मल ब्रोंकोस्कोप के थ्रू। अगर कोई लिम्फ नोड बहुत ही छोटा 1 सेंटीमीटर लिम्फ नोड है, उसकी भी सैंपलिंग की जा सकती है। ये करने के बाद जैसे हमने एफएनसी किया, अब इसको हम सैंपल निकाल के रियल टाइम वहीं पे हमारे पास पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल होता है, ऑन टेबल वो वहीं पे चेक करके हमें ये बता सकते हैं कि वो सैंपल है जो एडिक्वेट है या नहीं, यानी हमें और पास लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। और ये भी बता सकते हैं कि डायग्नोसिस क्या है। कई बार हमें अगर टीबी होता है, क्लासिकल ग्रैन्युलोमास है जो हमें वहाँ दिख जाते हैं। अगर कैंसर की शिकायत है तो उसमें कैंसर की सेल्स है वो हमें वही ऑन टेबल दिख जाती है। तो ऑन टेबल ये पता जाता है कि बीमारी क्या है। पेशेंट को उसी दिन जाती है। तो उसके बाद में जो उसकी साइड इफेक्ट्स होते हैं, बड़ी सर्जरी, एक जो उसका फाइनेंशियल बर्डन होता है क्योंकि आपको पूरी सर्जरी करनी पड़ती है, उसका भी है। जो रिकवरी टाइम है इमीडिएट रिकवरी है। इसका जैसा मैंने आपको हमारे उसमें भी फायदा यही हुआ था। जो पेट सीरीज के हमने किया था तो उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा लिम्फ नोड, राइट पेट लेफ्ट पेट लेकिन लिम्फ नोड उसका दिख रहा था और वो क्या है, वो एक्टिव है। कैंसर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कैंसर नहीं निकला तो स्टेबल है और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। 7 दिन का हमने उसको एंटीबायोटिक दिया। हमें पता चला है कौन से किसी भी कॉमन निमोनिया नॉर्मल आदमी को नहीं, इन्फेक्शन है जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो किसी वजह से आपकी अगर इम्यूनिटी कम है जनरली उसी में फायदा। तो क्या होता है, मेरे 2 बातें मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि ये मशीन वो जांच में सहायक है वो पता लगाने में, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फेफड़े वो कि अपने फेफड़े में तकरीबन 6 लाख की 1.5 से 2 लाख फेफड़े ही उसमें काम आ पा रहे हैं, बाकी वो ऐसे डेड ही है एक तरह से। तो क्या ये इसमें प्राणायाम का जो एक जो सिस्टम है कि आप उसके रोल की बात करें, डीप ब्रीथिंग करें, वो इसमें हेल्प कर सकता है? सर एक तो पहली बात आपने आपको इसका इंडिकेशन वाले जैसे बताया आपको, आप जो बात करें वो नॉर्मल लंग हेल्थ के हिसाब से बात करें, वो मुझे बात समझ में है। जो इबस का उसके अंदर नॉर्मल हेल्थ के अंदर कोई रोल नहीं है। इबस का रोल मेनली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए है, जो मैंने आपको बताया लंग कैंसर की स्टेजिंग के अंदर और डायग्नोसिस के अंदर। इन्फेक्शंस हो गए, टीबी फंगल या कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी वजह से इन्फेक्शन कर दिए हाइली है उसकी वजह से, उसका इससे लेना जाएगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से एल्वेओलाई की बात कर रहे हैं, है ना? तो उसके हिसाब से जो हम यूज कर रहे हैं एल्वेओलाई, डेफिनेटली प्रदूषण की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं काफी बढ़ रहे हैं। और जैसे कोविड आया था, अभी भी एक नया एचपीएमवी वायरस के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कि वो भी है। तो वो वायरस एक्चुअली काफी कोरोना वायरस से कोई नया वायरस नहीं था, उसको कोई म्यूटेशन नहीं था। और आप जो प्राणायाम की बात कर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं नॉर्मल आदमी हैं जो उन सबको प्राणायाम करना चाहिए, तो काफी हेल्पफुल होता है और डेफिनेटली करना चाहिए। कोरोना के बाद लंग्स इन्फेक्शंस बहुत बढ़े हैं। जी बिल्कुल। किस टाइप के इन्फेक्शन इतने ज़्यादा सीवियर हो गए कि आप जान लें।
उनको अस्थमेटिक अटैक के साथ वो हार्ट अटैक के साथ दोनों साथ आ रहे हैं। तो किस टाइप के इन्फेक्शंस बढ़े हैं ये, मतलब जैसे एलर्जन किस टाइप के हैं जो बहुत ज्यादा लंग्स की लेयर को मैम मेनली जो बात सिकुड़ थी, देती है जो भी है। जो आप बात करें जैसे जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स थे, एक्चुअली जब कोविड हुआ था, कोविड के अंदर मेनली लंग के अंदर फाइब्रोसिस होता है। दो चीजें हुई, एक तो कोविड के अंदर ये था, कोविड की वजह से बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो चेंज हो गया है। किसी को, काफी लोगों को न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज आई है, काफी लोगों को नया इन्फेक्शन या अस्थमा जो पहले नहीं था वो आया है। एक चीज तो ये हुई है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस था, लंग के अंदर जो स्कैरिंग हो जाती है, जो मैं आईएलटी की बात कर रहा था, वो एक पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है, वो भी बढ़ गया। तो वो दो चीजें आई है उसके अंदर। और जो फंगल इन्फेक्शन है वो, क्योंकि जब हमने देखा है उसके बाद में काफी लोगों के अंदर जो डायबिटीज है उसके केसेस काफी बढ़ गए थे। नहीं, कोविड कोरोना हुआ ही नहीं, जी। क्योंकि आजकल लंग्स में इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। लंग के मतलब हम एक्चुअली कोविड की वजह से नहीं, कोविड की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स काफी लोगों का चेंज हो गया है। जो इम्यून रिस्पॉन्स था उसके अंदर अभी भी सही तौर पे लोगों को पता नहीं है उसके दूर का क्या क्या होगा। मैं इनिशियली देखेंगे स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड हार्ट अटैक, जो पेशेंट बिल्कुल फिजिकली फिट है, जिम जा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, लंग्स की हेल्थ भी अच्छी है, कार्डियक हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्डियक रिदम जिसको कहते हैं वो बढ़ गया। जो सडन हार्ट अटैक कोई हिस्ट्री नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, जस्ट जिम कर रहे थे या जिम वॉक कर रहे थे, सडन कार्डियक, काफी चीजें ऐसी आई है जो चीजें बढ़ गई। लोग, काफी लोगों को कहते हैं वैक्सीन की वजह से भी हो रहा है, एग्जैक्टली किसी को बेसिक आइडिया नहीं है डेफिनेटली, लेकिन मेनली ये कारण ये है कि कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से जो माइक्रोलाइटिस है। My question is that जी। all चलता चला जा रहा है। तो वो पोस्ट इन्फेक्टिव कॉफ बढ़ गया है, मेनली वो इम्यून रिस्पॉन्स चेंज होने की वजह से। उसका, इससे ये नहीं है कोई एलर्जन है पर्टिकुलर जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये भी है कि काफी नए वायरसेस भी हैं, क्योंकि कुछ वायरसेस हैं, हम वायरसेस गोली लेना भी फेफड़ों के लिए इन फ्यूचर कुछ उस तरह से। मेनली सर इशू ये है कि जो इन्फेक्शन, जो सर्दी जुकाम की जो हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज उसका वायरस होता है। तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। जो भी एंटीबायोटिक्स अगर आपको कोई दे रहा है तो गलत है। एंटीबायोटिक्स अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में, अगर आप एंटीबायोटिक्स नहीं भी लेंगे, सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए आप स्टीम ले रहे हैं, सिम्टोमेटिक और फीवर आ रहा है तो 7 दिन के लिए पैरासिटामोल टैबलेट दे रहे हैं, या सिम्टोमेटिक एंटी एलर्जिक दे रहे हैं, वो काफी होता है, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल नहीं है, उस पर काम नहीं करती है। इसके बचाव के लिए सबसे अच्छी बात यह है, एक तो आपको मास्क का जो प्रोटेक्शन है वो ध्यान रखना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जो वैक्सीनेशन है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है जो ईयरली लगता है, जो हर साल चेंज होता है उसका स्ट्रेन। वो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हमारे यहाँ पे नहीं लग रहा है, बच्चों में लगा रहे हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा टेट्रा करके एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है। पिछले 2 साल से लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं। गोली लेना भी फेफड़ों के लिए इन फ्यूचर कुछ उस तरह से। मेनली सर इशू ये है कि जो इन्फेक्शन, जो सर्दी जुकाम की जो हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज उसका वायरस होता है। तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। जो भी एंटीबायोटिक्स अगर आपको कोई दे रहा है तो गलत है। एंटीबायोटिक्स अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में, अगर आप एंटीबायोटिक्स नहीं भी लेंगे, सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए आप स्टीम ले रहे हैं, सिम्टोमेटिक और फीवर आ रहा है तो 7 दिन के लिए पैरासिटामोल टैबलेट दे रहे हैं, या सिम्टोमेटिक एंटी एलर्जिक दे रहे हैं, वो काफी होता है, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल नहीं है, उस पर काम नहीं करती है। इसके बचाव के लिए सबसे अच्छी बात यह है, एक तो आपको मास्क का जो प्रोटेक्शन है वो ध्यान रखना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जो वैक्सीनेशन है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है जो ईयरली लगता है, जो हर साल चेंज होता है उसका स्ट्रेन। वो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हमारे यहाँ पे नहीं लग रहा है, बच्चों में लगा रहे हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा टेट्रा करके एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है। पिछले 2 साल से लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं इस कंपनी की तरफ से कि आपको फ्लू का शॉट लेना है, और वो लेना है, उसकी वजह से आराम आता है। हमारे यहाँ पे जो कि डेवलपिंग कंट्री है और सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है सबको फ्री देना, तो इस वजह से नहीं होता। लेकिन अगर आप लगाएंगे तो बचाव के लिए वो कर सकते हैं, आप वैक्सीनेशन आपको लेना चाहिए लगातार। ऐसा नहीं है वो कोविड की वैक्सीन की तरह ही है, जिससे आप कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है उसके बाद कोविड नहीं हुआ लोगों को, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। वैसे ही अगर आप ये जो इन्फेक्शन है, फ्लू का वैक्सीन लेते हैं तो उसके बाद में उसका ये है कि उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कंसल्टेंट प्रोलॉजिस्ट आरएस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ पिछले 6 महीने से। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको ईबस ब्रोंकोस्कोपी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक एडवांस ब्रोंकोस्कोपी मशीन है जो हमने रिसेंटली यूज़ की है, और उसके लिए इसके साथ हम 2 या 3 केसेस भी कर चुके हैं। तो इसका मेनली यूज़ कैंसर के पेशेंट्स में किया जाता है, स्टेजिंग के लिए और डायग्नोसिस के लिए। उसके अलावा जो इन्फेक्शन हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, और जो फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी है जैसे कि आईएलडी, सार्कोइडोसिस या मीडियास्टल लिम्फेडिनोपैथी, जो सांस की
नली में जो या सांस में कोई भी फेफड़े की कोई भी गांठ है उसके डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन अभी हमारे पास अवेलेबल है। इसके थ्रू हमने 2 केसेस किए हैं जिसके माध्यम से एक HIV पॉजिटिव महिला थी, उसकी स्टेजिंग का हम पता कर पाए थे, और दूसरी एक पेशेंट थी जिसके अंदर लंग कैंसर का पेशेंट था जिसमें नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी में उसका पता नहीं लग पा रहा था। इस मशीन के माध्यम से हमने उसका 2 या 3 दिन के भीतर ही हमें पता लग पाया कि जो गांठ है वो कैंसर की वजह से थी।